और इसी बीच हमारे साथ अलीगढ़ से विक्रांत और कानपुर से दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां आप काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, तीनों ही पार्टियों ने पूरी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें और चाहे फिर बीजेपी की बात करें। तमाम पार्टियों की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो है 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होना और उपचुनाव को लेकर जो है नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई और लगा अब देखा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई हैं। और जिस तरीके से त्योहार है तो त्योहार बाद देखा जाएगा कि जो भी पार्टियां हैं वो जो है लगेंगी चुनाव प्रचार में। और जो पार्टियां हैं वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, जो उनके प्रचारक थे उनकी भी लिस्ट जो है सामने आ गई है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ही कमान संभाली और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कमाल संभाल ली है। तो त्योहार बाद देखा जाएगा, दिवाली बाद की जो प्रचारक हैं वो लगातार जिस तरीके से 9 विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पर जो है अपना प्रचार करेंगे। अगर बात कर लीजिए कानपुर की सीसामऊ सीट में जो है उपचुनाव होना है, ये सीसामऊ सीट चर्चित सीट रही है क्योंकि ये इरफान सोलंकी यहाँ से जो है पूर्व में विधायक रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी और जमीन कब्जाने के मामले में वो जो है अभी भी जेल में बंद है। अब यहाँ से जो है उनको जब सजा हुई कानपुर कोर्ट से तो ये सीट खाली हो गई और इस सीट पे जो है उपचुनाव होना है। और बीजेपी के लिए ये चैलेंजेस सीट मानी जा रही क्योंकि पिछले 22 साल से ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में नहीं रही है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भी जो है दांव सुरेश अवस्थी पे लगाया और उनको अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कल जो है अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन अगर बात कर लें सुरेश अवस्थी की तो सुरेश अवस्थी इसके पहले भी 2017 में जो है सीसामऊ से इनको टिकट बीजेपी ने दिया था और इरफान सोलंकी के सामने इनको हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद 2022 में भी इनको जो है टिकट समाजवादी बीजेपी से मिली थी, लेकिन इनको आर नगर से चुनाव लड़ाया गया था और समाजवादी पार्टी से आर नगर में अमिताभ वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे जहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये देखा गया कि 2 बार के प्रत्याशी जो है सुरेश अवस्थी वो हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया। और अब ये देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी के खाते में सीसामऊ की सीट आती है या फिर नहीं आती है। हालांकि जिस तरीके से लगातार सीनियर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सुरेश खन्ना को कानपुर उपचुनाव को जो है प्रभारी बनाया गया और वो कल नामांकन में पहुंचे भी थे और साथ में राज्यसभा सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी नामांकन में पहुंचे थे और देखा गया था शक्ति प्रदर्शन किया था और कई नेता जो थे वो सब पहुंचे थे नामांकन में। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो कल कानपुर पहुंचे थे और उनकी निगाहें जो है वो कानपुर सीसामऊ सीट को लेकर टिकी हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से 13 तारीख को जो है मतगणना चुनाव होना है और इसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार जो है बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है या फिर इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सीसामऊ जनता की अगर बात कर लीजिए तो जनता कहीं ना कहीं पहले जो नाम चला था राकेश सोनकर का तो जनता काफी खुश थी क्योंकि ये कहा जाता है कि एससी जो वर्ग का वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है। और जिस तरीके से राकेश सोनकर का नाम चल रहा था और इसके बाद आन मौके पर उनकी जगह पर जो है सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया तो जो एससी वर्ग का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हो रहा है। और ये देखा जाएगा कि बीजेपी जो है वो एससी वोट को किस तरीके से जो है अपने पाले में करती है। वहीं अगर बात कर लें बसपा की तो बसपा ने भी पहले जो है कैंडिडेट उतारा था लेकिन अन मौके पर उसने भी काट के जो है ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। वहीं अगर बात करें चंद्रशेखर रावण की तो उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। तो जो सीसामऊ का समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो है पूरा है, जो पार्टियों ने जो है ब्राह्मण कार्ड खेला है इसका जो है लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से जो वोट बैंक नाराज हैं क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि लखनऊ और दिल्ली में जिस तरीके से अंदरूनी कलह बीजेपी की चल रही है तो उसका भी जो है फायदा जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और इसके पहले 2000 जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें देखा गया कि किस तरीके से अंदरूनी कलह के चलते जो है समाजवादी पार्टी को फायदा मिला क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन था। तो कहीं ना कहीं इस पे भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उनकी अग्नि परीक्षा है कि वो उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव होना है वो चुनाव उसमें कितनी सीटें आती हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हो। और कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वो चैलेंजर सीट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या
इस बार बीजेपी इस सीट को काबिज करने में कामयाब होती है या फिर समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं यानी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, उनके सामने हार का सामना करना पड़ता है। ये आने वाला समय बताएगा मनीषा। बिल्कुल। और विक्रांत, आपका भी रुख करना चाहेंगे। विक्रांत, तो अलीगढ़ की खैर सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? वहां का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ? अलीगढ़ की खैर सीट को जो है राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि लगातार 2017 और 2022 में यहाँ से विधायक चुने गए हैं और 2022 में वह जो है मंत्री भी बने। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उन्हें हाथरस से भाजपा का सांसद प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद वो वहां भाजपा के सांसद चुने गए और खैर सीट खाली हो गई, जिसको लेकर अब खैर सीट पर उपचुनाव होना है। और यहाँ पर बात की जाए तो सपा ने यहाँ पर जो है जाटलैंड की बहू कही जाए डॉक्टर चारूकेन को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हाथरस के सांसद रहे राजवीर दिलेर, उनके पुत्र सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी घोषित किया जाए तो यहाँ पर मुकाबला जो है कड़ा देखने को मिलेगा। वही बात की जाए यहाँ पर जो है मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 4,04,000 के लगभग है, जिसमें से 2,15,000 के लगभग जो है पुरुष मतदाता हैं, 1,88,000 के लगभग महिला मतदाता हैं। वही बात की जाए यहाँ पर जाट मतदाताओं की तो 1.25 लाख के समथिंग यहाँ पर जो है जाट मतदाता हैं, वहीं 1.25 लाख के समथिंग ही यहाँ पर एससी वर्ग के मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ पर कड़ा है। जी मनीषा जी। ठीक है विक्रांत, और हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ गाजियाबाद से आकाश गर्ग भी जुड़ चुके हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए, देखिए दोनों ही आपने हमारे सहयोगियों को सुना है और उन्होंने सीसामऊ और अलीगढ़ की खैर सीट को लेकर जिक्र किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए साइकिल जोरों शोरों से दौड़ लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस साइकिल के आगे आप बीजेपी के कमल को कहां देख रहे हैं? कमल कितना ज्यादा खिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से एक के बाद एक बड़ा झटका लगा, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से संभलती हुई नजर आई है, या उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बीजेपी को इस बार? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरा करने के लिए बीजेपी के लिए ये 9 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस सीट को जीतने के लिए जीतोड़ बीजेपी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे उसके बाद से ही बीजेपी इन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं मेहनत करती हुई दिखाई दी है। 30-30 मंत्रियों को जो है लगाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख की दाव कही जा सकती है कि इन सीटों को जीतना, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे समाजवादी पार्टी के अच्छे आए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पर जो है तैयारी करती हुई जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है वो अपनी जीत को बनाए रखने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो है सीटें नहीं दी है और खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सीट है जो आरएलडी को दी है और ऐसे में कहीं ना कहीं उन 8 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी भी लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सभी सीटों पर कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई दे रही है। चाहे हम कटहरी सीट की बात की जाए, वहां पर धर्मराज निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के प्रभारी है, वहां पर लगातार उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसी तरीके से चाहे मझवा सीट की बात की जाए, मझवा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मझवा सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी की रही है, एनडीए की रही है और इसको जीतने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जीतोड़ मेहनत यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है, चाहे गाजियाबाद की बात की
की जाए, चाहे कुंदुर्की की बात की जाए, चाहे सीसामऊ की बात की जाए, ये सभी सीटें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो इस समय वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद है, जनता से जो है लगातार संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये सारी सीटें महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। मनीषा। बिल्कुल, लालचंद और आकाश गर्ग भी हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, अगर गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? और देखिए, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास तमाम पार्टियों के द्वारा किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? और यह भी वहां पर देखा जा रहा है कि जातीय समीकरणों को साधने पर बहुत ज्यादा प्रयास। थे वो थे अतुल गर्ग, जो अब गाजियाबाद के सांसद बन गए हैं। तो सांसद बनने के बाद गाजियाबाद की शहर विधानसभा जो है वो खाली हो गई थी और जिस पर ही उपचुनाव होना है। भाजपा ने शहर के महानगर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संदीप शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है और उनके उम्मीदवार घोषित करने के बाद ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर भी देखी जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सपा ने अपने उम्मीदवार को गाजियाबाद विधानसभा चुनावों में उतारा है। अब देखा जाए बसपा की, तो बसपा ने पहले अपना कैंडिडेट घोषित किया था रवि गौतम को, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बसपा ने उनसे टिकट वापस ले लिया, जिसके बाद उन्होंने अब अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अगर बात करें समीकरणों की, तो समीकरण गाजियाबाद के जो बैठते हैं, अगर सपा ने एक जाटव समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा, तो जहां तक सपा का ख्याल है तो सपा जाटव और मुस्लिम ये दो वोटों के वजह से इस चुनाव में जो मैदान में पहुंची है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जनता क्या इस जाटव और मुस्लिम का जो गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सपा चुनाव जीत पाती है। लेकिन अगर बात करें वहीं कांग्रेस की, तो पिछले जो अभी चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात जब सामने आती है कि कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर देती है, क्योंकि गाजियाबाद की जो शहर विधानसभा है उस पर पिछले 10 सालों से या उससे पहले भी कहें तो भाजपा का कब्जा रहा है, भाजपा का गढ़ माना जाता है इस शहर विधानसभा को। और वही बात अगर बीएसपी कर रहे हैं तो बीएसपी में हमेशा से ही विवादों को घेरने में रही है सीट, क्योंकि बीएसपी पर हमेशा आरोप लगता रहे हैं कि बीएसपी पैसे देकर टिकट का बंटवारा करती है। क्योंकि और ये बात जब साबित होती है जब बीएसपी ने अपने रवि गौतम को जो टिकट दिया था उसके बाद उन्हें पीएन गर्ग को टिकट देना पड़ा। तो जो गाजियाबाद के उम्मीदवार थे रवि गौतम, उन्होंने बीएसपी पर ये आरोप लगाए थे कि पीएन गर्ग ने अधिक पैसा देने के चलते उन्हें टिकट दिया गया। तो अब रवि गौतम ने AIM से टिकट दिया है और गाजियाबाद शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर समीकरण देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं वो गाजियाबाद की शहर विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम गठबंधन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे सपा हो और चाहे बसपा, तो दोनों ही ठीक है और मुस्लिम जो ठीक है आकाश, बिल्कुल ठीक है। तो सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर तमाम जानकारियां साझा करेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूपी उपचुनाव को लेकर देखिए सियासत लगातार जारी है और ऐसे में सभी पार्टियों ने की पूरी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं अलग अलग जगह से। एक बार फिर से कानपुर से दीपक आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर कानपुर से सीसामऊ सीट की बात की जाए तो देखिए बहुत ज्यादा हमेशा ही यहाँ पर सपा का गढ़ मानी जाती रही है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में यहाँ पर नजर आती है सपा। और जातीय समीकरणों में अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए जातीय समीकरणों को साधने में बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार सपा का जो पीडीए फॉर्मूला है वो यहां पर काम करता हुआ नजर आएगा या बीजेपी के पास इसका कुछ कार्ड देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपका सवाल सही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि जो कैबिनेट मंत्री तो सीनियर मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको कानपुर का सीसामऊ का जो है उनको प्रभारी बनाया गया। और ये देखा गया जब से उनको प्रभारी बनाया गया तब से लगातार वो कानपुर का दौरा करते रहे और पदाधिकारी और कार्यकर्ता और जो है घर घर जाके उन्होंने बातचीत भी की कि किसी जितने भी बूथ वहां होंगे वो सारे बूथ जो है इस बार बीजेपी को जीतना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे जीता जाएगा, क्योंकि 22 साल से ये सीट लगातार जो है बीजेपी खाते में नहीं रही है। पहले कांग्रेस के खाते में रही और फिर बसपा के खाते में रही और इसके बाद से लगातार जो है समाजवादी पार्टी के ये खाते में सीट रही है। जिस तरीके से कल नामांकन सुरेश अवस्थी का यानी बीजेपी प्रत्याशी का हुआ और
उनके साथ में जो है दिनेश शर्मा उप डिप्टी सीएम और सुरेश खन्ना खुद मौजूद रहे। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये दावा किया कि इस बार जो है बीजेपी ये सीट हासिल करेगी और सारे समीकरण जो है वो एक जैसे हो गए और सीतामऊ की जनता अब ये जान चुकी है कि अपराधी और गुंडों को जो है भगाना है और बीजेपी को लाना है, कमल का फूल खिलाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है लगातार विकास कार्य की बात करती है। और ये देखा गया कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो विकास कार्यों से मना नहीं किया जा सकता। लगातार हर उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं या जिले हैं वहां पर विकास कार्य देखा गया। तो यही कारण है कि जिस तरीके से सीसामऊ की सीट है तो इस बार बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं आनी है। लेकिन जो जाति समीकरण अगर देखा जाए तो 60 और 40 का यहां पर वोट बैंक का मानना है, क्योंकि 40% आबादी जो है वो मुस्लिम लोगों की और 60% में एससी और जो है अदर जो लोग हैं वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं एससी समाज जो है वो नाराज दिख रहा है, कुछ ब्राह्मण है वो भी नाराज दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जब रैली कानपुर में देखी गई थी लोकसभा में तो उन्होंने लाल इमली का मुद्दा उठाया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि लाल इमली फिर से चालू की जाएगी और जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन जब कल नामांकन हुआ तो जो लोग थे, जो लाल इमली के कर्मचारी थे, उनमें नाराजगी देखी गई और उन्होंने एक बैनर भी लगाया कि अगर लाल इमली के कर्मचारियों को वेतन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लाल इमली का बन सकता है भाजपा के लिए। अगर भाजपा इस पर ध्यान नहीं देती, कर्मचारियों को वेतन नहीं देती या उनकी सुनवाई नहीं करती तो ये मुद्दा जो है उपचुनाव में बन सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सीसामऊ सीट उनके कब्जे में आएगी। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या इस बार बीजेपी ये सीट काबिज करने में रह पाती है या फिर एक बार समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। मनीषा, बिल्कुल। और एक बार फिर से विक्रांत आपके पास लौटना चाहेंगे। विक्रांत देखिए, अगर खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लगभग 4.25 लाख के करीब यहां पर देखा जा सकता है कि जाटों का प्रभाव है, जाटवों का वोट बैंक है और लगभग 1 लाख के करीब यहां पर काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो साधु संत समाज के लोग भी यहां पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वोट उसको मजबूत करते हैं बीजेपी को। तो बीजेपी की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खैर विधानसभा सीट पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सपा के अलावा बसपा यहां पर टक्कर दे सकती है बीजेपी को? जी मनीषा जी, बात की जाए बसपा की तो बसपा ने यहाँ से डॉक्टर पहल सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया जाए, लेकिन उनके प्रत्याशी में ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों में मुकाबला है, सपा और भारतीय जनता पार्टी। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं। और बात की जाए यहाँ पर जाट मतदाताओं की, जो जाट मतदाताओं के यहाँ पर लोक दल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्त है वो उनके साथ है, जयंत चौधरी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं जाट मतदाता भी बीजेपी के साथ ही जाएगा। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि सीधी बात है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की सुरेंद्र दिलेर के पिताजी जो है राजवीर दिलेर, अभी लोकसभा चुनाव के जस्ट चुनाव के बीच में ही उनका जो है देहांत हो चुका है, तो उनके साथ एक सिंपैथी वोट भी है और उनका व्यवहार भी है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, और देखना यहाँ पे वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है और जो जाटवों का वोट बैंक है और जो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं जो साधु संत समाज का वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में अगर जाता है तो यहाँ पर सपा के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियां खड़ी करता है। और इसी के साथ एक बार फिर से लालचंद आपके पास लौटना चाहेंगे। लालचंद देखिए, यूपी के तमाम उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो देखिए 7 सीटों पर पत्ते बीजेपी ने खोल दिए हैं, लेकिन 2 पे अभी भी बाकी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि और सोची समझी रणनीति के तहत जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास करती हुई बीजेपी? देखिए मनीषा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। भले ही दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां जनता के बीच जातवाद की बात करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन में जातवाद दिखा है। क्योंकि पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पीडीए के हिसाब से जो है प्रत्याशियों का चयन किया और उनको मैदान में उतारा है। उसी का
काट जो है बीजेपी ने ढूंढा है और जिस तरीके से 5 ओबीसी चेहरे के जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, 2 ब्राह्मण चेहरे को उतारा है और 1 ठाकुर और एससी समाज के भी जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीडीए की काट बीजेपी ने ढूंढा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी में देरी की है। मात्र 2 दिन बचे थे तब उन्होंने सूची जारी की और कल देखने को मिला कि अंतिम दिन जब नामांकन हो रहा तो 78 प्रत्याशियों ने 1 दिन के अंदर नामांकन किया है। और इस बार उपचुनाव में 9 सीटों पर 149 प्रत्याशी मैदान में जो है हार जीत देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टक्कर की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है अंदर टक्कर दिखाई दे रही। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खोया है और जो जमीन वापस पाने के लिए अपना वोट बैंक फिर से मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा क्या बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा या नहीं, या यह कहा जा सकता है कि जो समाजवादी का दलित वोट बैंक जो डाइवर्ट हो रहा था वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, या यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी को दलित वोट बैंक पर नजर है उस वोट बैंक को बीजेपी खींच पाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखने को मिलेगी। जी ठीक है, सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और इसको लेकर ये भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां किस तरह से बढ़ी हुई हैं और सियासी सरगर्मियों के बीच ही चुनावी पार्टियां और चुनावी तैयारियों को धार देने में किस तरह से तेजी देखने को मिल रही है।